यह धरती प्रख्यात साहित्यकार त्रिपाठी जी की भी धरती है। पिछली बार आप लोग आए थे और माननीय अध्यक्ष विधानसभा जी ने, वे स्वयं भी एक साहित्यकार हैं। वे पहले क्रांतिकारी थे, बाद में साहित्यकार बन गए और अब विधानसभा के अध्यक्ष हैं। कम ही देखने को मिलता है एक व्यक्ति साहित्य लेखन का काम भी करे, गरीबों, मजदूरों और किसानों की लड़ाई को लेकर के भी जिन्होंने अपनी पूरी जवानी लगा दी हो, और उसके बाद फिर विधायिका के एक उस मंच पर जाए, देश की सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, उस विधानसभा में अध्यक्ष के रूप में 403 विधायकों का मार्गदर्शन करते हुए, उन्हें लोक कल्याण के प्रति निरंतर आगाह करते हुए विधायिका के कार्य को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे कर सके। आपने देखा होगा पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा ने कुछ विशेष सत्र चलाए थे। एक सत्र तो हमारा तब चला था जो लगातार 36 घंटों तक चलता रहा, और 36 घंटों तक चलने वाला वह सत्र सामान्य सत्र नहीं था। वह कोई ऐसा सत्र नहीं था जहां पर कोई व्यक्ति केवल अपनी बात कर रहा हो या कुछ भी बोल रहा हो। वह प्रदेश की गरीबी, प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, प्रदेश में उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना, प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं का जाल कैसे बिछाया जा सके, प्रदेश में रोजगार सृजन के लिए क्या हमें कार्यक्रम आगे बढ़ाने हैं, इन सब को लेकर के था। और उन्होंने अपना पूरा समय दिया। 36 घंटों तक विधानसभा का सत्र चलता रहा और सभी माननीय विधायकगण अपनी अपनी बात को, अपने अपने अनुभव को विधानसभा सत्र में बना रखते रहे, और फिर सरकार ने उसकी कमेटियों का गठन करके उसको आगे बढ़ाने का कार्य भी किया। प्रदेश में गांधी जी के जयंती 150वीं जयंती पर एक सत्र हम लोगों ने आयोजित किया, तो साथ साथ देश के संविधान को अंगीकार करने वाली तिथि के अवसर पर भी हम लोगों ने एक विशेष सत्र का आयोजन किया था। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को शासन की सुविधा का लाभ निरंतर मिलता रहे, संविधान का विशेष संशोधन के लिए भी हमने विशेष सत्र का आयोजन विगत वर्ष किया था। और इस वर्ष जब कोविड-19 से पूरा देश और पूरी दुनिया कहीं छुपी हुई थी, कहीं डरी हुई थी, कहीं पर भयभीत थी, सहमी हुई थी, और तब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश विधानसभा का एक 3 दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन इस वर्ष भी करके हम लोगों ने अपने विधायी कार्यों के प्रति अपने वचनबद्धता को ही व्यक्त किया है। यह भी माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विधानसभा के माध्यम से प्रारंभ हुआ है। और पिछली बार जब हम लोग आए थे तो यहां पर निराला जी के नाम पर भव्य पुस्तकालय के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य रहा हो, या फिर अन्य उसके नाम पर स्मारक आदि बनाने की कार्रवाई को, इस धरती का सौभाग्य है इस प्रकार के साहित्यकार इस धरती पर पैदा हुए हैं। और देश की आजादी के लिए भी जिन महापुरुषों ने अपना योगदान दिया, हम लोगों ने महाराजा सातन पासी का नाम सबने सुना होगा। विदेशी आक्रांता थकाते थे उनसे, और उस कालखंड में जो लोग भारत के अंदर भारत के मानविकताओं पर हमला करने का दुस्साहस की नियत से भारत में आते थे, उस कालखंड में इन लोगों ने समाज को नेतृत्व दिया। सातन पासी उस परंपरा के एक नेतृत्व करता थे। यहां पर सातन पासी थे, लखनऊ में बिजली पासी थे, महाराज सुहेल देव के नेतृत्व में बहराइच और उसके आसपास के क्षेत्रों में जिस प्रकार की लड़ाइयां लड़ी गई थी, 150 वर्षों तक इस देश पर मुगलों का हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाए थे। लेकिन उस सब के बावजूद कुछ लोग प्रदेश की जनता के पैसे से बनने वाले म्यूजियम का नाम ही मुगल म्यूजियम रख रहे थे। मैंने कहा मुगल
म्यूजियम ने इसको छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर हम लोगों ने आगरा के इस म्यूजियम का नामकरण कर दिया है। लेकिन सातन पासी जी के नेतृत्व में जो लड़ाई इस देश के अंदर लड़ी जा रही थी, उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया। आज हम उस सम्मान को देने के लिए आपके बीच में आए हैं। बागर मऊ से संगीला मार्ग का नामकरण हम लोग महाराजा सातन पासी के नाम पर करेंगे और इसलिए मैं आज आप सबके बीच में भारत माता के इस महान सपूत को स्मरण करने के लिए, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। देश के अंदर देश की आजादी की लड़ाई कैसे लड़ी जानी चाहिए, यह कार्य इस धरती से आगे बढ़ा था और अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी के नेतृत्व में उस लड़ाई को लड़ा था इस देश क्षेत्र में। क्या जज्बा रहा होगा उस समय जब साधन नहीं थे, जब लोगों के पास ये जानते थे कि विदेशी हुकूमत हमें बर्दाश्त नहीं करेगी। उन स्थितियों में अपने स्वयं की परवाह किए बगैर, परिवार की परवाह किए बगैर भारत माता को विदेशी दासता की बेड़ियों से मुक्त करना है, इसके लिए कार्य करने वाले, नेतृत्व करने वाले क्रांतिकारियों की कमी इस भारत की धरती पे कभी नहीं रही। और मुझे लगता है हम सौभाग्यशाली हैं कि अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी भी उस क्रांतिकारियों की एक महत्वपूर्ण कड़ी थे, एक नेतृत्वकर्ता थे, जिन्होंने इस धरती पर जन्म लेकर के लखनऊ के अमीनाबाद में भारत के आन मान और शान के प्रतीक तिरंगा को लहरा करके विदेशी दासता को चुनौती दी। ये कार्य उन्होंने यहां से प्रारंभ किया था और आज हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि यहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नामकरण और उस प्रांगण में इस महापुरुष की मूर्ति की स्थापना का कार्य सरकार करेगी। इसके लिए आज मैं अपने आप को घोषणा करते हुए, जो हमारे यहाँ के माननीय सांसद जी ने, माननीय विधायकों ने जो मांग की थी, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति है और आज यह कार्यक्रम सरकार के स्तर पर वहां पर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उन्नाव की धरती इस बात के लिए भी सौभाग्यशाली है, देश की संविधान सभा को भी नेतृत्व उन्नाव ने दिया था। पंडित दिसंबर दयाल त्रिपाठी जी, उनकी कर्मभूमि बागर मऊ है और देश के संविधान सभा में बहुत सारे मुद्दों पर, जिसका उल्लेख अक्सर हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी के द्वारा किया जाता है, उन्नाव वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, लेकिन उन्होंने नेतृत्व यहां से लेकर के इस पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया था। देश की संविधान की जो वास्तविक पहली प्रति बनी थी, जब देश के संविधान लागू होने के 50 वर्ष के उपलक्ष्य में हमें मूल प्रति उपलब्ध कराई गई थी संसद के द्वारा, तो उस समय मैं देख रहा था इन सभी महापुरुषों के उसमें हस्ताक्षर मौजूद थे मूल प्रति में, और वह सौभाग्य उन्नाव जनपद को भी जाता है। और आज मुझे यह बताते प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में एक राजकीय महाविद्यालय रसूलपुर रूली का बनाया है। मुझे भारत माता के इस महान सपूत के नाम पर, दिसंबर दयाल त्रिपाठी जी के नाम पर इसके नामकरण करने की घोषणा का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इन महापुरुषों के प्रति
अपना सम्मान व्यक्त करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि भी देता हूं। भाइयों बहनों, आपने यहां पर आज लगभग 190 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम को देखा होगा। हम लोग एक व्यवस्था बना रहे हैं। लोगों के लिए आश्चर्य है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जिसके बारे में कहा जाता था कि यहां पे कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं, अपराध है, लोग तमाम बुनियादी सुविधाओं के लिए त्रस्त हैं, लोगों को लगता था कि कोरोना आएगा तो उत्तर प्रदेश का क्या होगा, एक आशंका रहती थी और स्वाभाविक भी थी। उत्तर प्रदेश के नाम पर जिस प्रकार का माहौल बनाया गया था, पिछली सरकारों ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को देश और दुनिया के अंदर बदनाम करके रख दिया था, हमें उससे उभारना था। लेकिन 3-3.5 वर्षों में हम लोगों ने इस कार्य को लेकर के पूरी मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए इसे उभारने का कार्य किया। इसके लिए हम लोगों ने अनेक प्रयत्न किए, अनेक प्रयास किए, और प्रयास की श्रृंखला में ही आज अगर हम सफल हुए तो एक टीम वर्क दिखा है प्रदेश के अंदर। एक टीम वर्क हर एक स्तर पर, शासन में, प्रशासन में, जनप्रतिनिधियों में, जनता में आपस में एक साथ जुड़ करके, मिल करके हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। कोरोना कालखंड में सफलतापूर्वक परिणाम दिए। लोगों को लगता है उत्तर प्रदेश आखिर इतना सफलता परिणाम कैसे दे पाया, लेकिन हम लोगों ने पिछले 3-3.5 वर्षों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बहुत कुछ करने का प्रयास किया। आजादी के बाद प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे। 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में केवल 12 मेडिकल कॉलेज, और भाइयों बहनों 2017 से लेकर के 2020 के बीच में हम वर्तमान में 29 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में निर्माण का कार्य प्रारंभ कर चुके हैं। तो एम्स में हम लोगों ने प्रवेश भी दे दिया है और अन्य स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर रूप से आगे बढ़ाने का कार्य निरंतर जारी है। हमारा प्रयास है आने वाले समय में जो 16 जनपद हैं जहां मेडिकल कॉलेज नहीं, या तो सरकार या पीपीपी मोड पे हम वहां पर एक नया मेडिकल कॉलेज भी देंगे, जिससे लोगों को राहत मिल सके और बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा लोगों को अपने अपने जनपदों में मिल सके। स्वास्थ्य की सुविधा के साथ साथ मेरा यह मानना है आधी से अधिक बीमारी की जड़ है शुद्ध पेयजल की आपूर्ति न होना। हम लोगों ने शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए कार्य योजना बना करके लागू कर दिया। बुंदेलखंड तो पहले चरण में, क्योंकि बुंदेलखंड हमारा एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर लगातार हर वर्ष फरवरी से लेकर के जून तक, या जब तक मानसून नहीं आता था तब तक लोगों को टैंकर से पानी पहुंचाया जाता था। वहां से प्लान इस बात को लेकर होता था क्योंकि पानी नहीं है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बुंदेलखंड के 7 जनपदों के लिए हम लोगों ने घर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जी के हाथों उसका शिलान्यास भी किया, कार्यक्रम शुभारंभ भी कर दिया है। हम बिंदु क्षेत्र के लिए भी परियोजना स्वीकृत कर चुके हैं, और अब हम लोगों ने मस्तिष्क ज्वर से प्रभावित, आर्सेनिक क्लोराइड से प्रभावित जनपदों में भी, और जिन जनपदों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही, सब के लिए कार्य योजना प्रारंभ कर दिया है। और हमारा प्रयास है कि आने वाले 4 वर्ष के दौरान हर गांव में, हर बस्ती में शुद्ध पेयजल हर घर तक पहुंचाने की व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का मतलब आदि से बीमारी का समाधान, बीमारी समाप्त, कोई बीमारी फिर नहीं, उपचार के अच्छे साधन मिलेंगे, शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने की तैयारियां चल रही हैं। हमारा नौजवान शिक्षित होगा और न केवल सैद्धांतिक ज्ञान बल्कि व्यवहारिक ज्ञान से भी जब उत्प्रोत होगा तो कहीं भी वह ठोकर नहीं खा सकता। जिसको नौकरी करनी होगी नौकरी करेगा। और पिछले 3 वर्ष के दौरान 3 लाख से अधिक सरकारी नौकरी हमने प्रदेश में दी, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि कोई जाति, कोई क्षेत्र, कोई अन्य किसी के आधार पर भेदभाव हो या कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। और नहीं तो
न्यायालय को बार बार हस्तक्षेप करने का अवसर मिलता था, नौकरी नौजवान नहीं पाता था और फिर ये नौकरियां रखी रह जाती थी, पब्लिक भी तबाह होती थी, नौजवान हमारा दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर होता था। 3 वर्ष में 3 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी, 20 लाख से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने प्रदेश में हुए निवेश के आधार पर रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ा और प्रदेश के अंदर इस कोरोना कालखंड के अंदर सबसे अधिक रोजगार सृजन करने वाली कोई राज्य सरकार रही तो उत्तर प्रदेश सरकार रही, जिसने 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिकों को सुरक्षित उनके घरों तक तो पहुंचाया ही, उनके हाथों को रोजगार भी देने का कार्य किया। यह कार्य निरंतर चलता रहा। हम सब आभारी हैं। कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणाएं की, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत आप देख रहे होंगे हर एक गरीब को राशन मिल रहा है, महीने में 2-2 बार राशन मिल रहा है। मैं इस बार अभी थोड़ी देर पहले बैठक करके आ रहा हूं लखनऊ से। अकेले इस महीने सितंबर महीने में हम लोगों ने 44 लाख परिवारों को रसोई गैस के निःशुल्क सिलेंडर उपलब्ध करवाए हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत। 87 लाख लोगों को वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, कुष्ठावस्था पेंशन का 30 सितंबर की राशि एडवांस उनके अकाउंट में हम पहले दे चुके हैं। ये कार्य सरकार के द्वारा लोक कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यक्रम का हिस्सा है। नहीं तो पेंशन के नाम पर कितना बंदरबांट होता था। गरीब को पेंशन गरीब के नाम पर आती थी, लेकिन इसके नाम पर कुछ लोगों ने बिचौलिए बनकर के बीच में दलाली करके उस गरीब का उस छोटी सी राशि में भी डकैती डालने का कार्य होता था। राशन कार्ड का कितना कालाबाजारी होती थी, सीबीआई जांच भी हो पाती हो, तमाम लंबित पड़ी हुई थी। लेकिन हम लोगों ने इनपॉस मशीन के साथ जोड़ करके आज हर स्तर पर लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने और हर गरीब को राशन मिल सके, यह एक व्यवस्था लागू की और महीने में कोविड-19 के दौरान 2-2 बार हर गरीब को राशन देने 18 करोड़ लोगों को 12 बार राशन उपलब्ध करवाने का कार्य अब तक किया जा चुका है। आने वाले समय में भी यह कार्यक्रम निरंतर आगे चलेगा। प्रधानमंत्री आर्थिक पैकेज के अंतर्गत भी, आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत भी तमाम प्रकार के रोजगार के कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे माननीय सांसद जी, हमारे माननीय विधायकगण निरंतर मांग करते थे गांव में ग्राम सचिवालय हो, गांव में सामुदायिक शौचालय हो। कोई कार्यक्रम कहीं पे होता था, गांव में सार्वजनिक शौचालय न होने के कारण कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम, शादी ब्याह के कार्यक्रम गांव में होना बड़ी कठिन कार्य था। लेकिन हर गांव में सामुदायिक शौचालय बनाए जा रहे हैं, हर गांव में ग्राम सचिवालय बनाए जा रहे हैं। एक ग्राम सचिवालय का तो काम करेंगे ही करेंगे, ग्राम सचिवालय के साथ साथ गांव में बैंकिंग सुविधा का लाभ भी देंगे और गांव में ही जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र की सुविधा भी देंगे। तमाम एक ग्राम सचिवालय को 3 से 5 नौजवानों को नौकरी देने की सुविधा हर गांव में हम देने की कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा जिन गांव में पंचायत भवन अब तक नहीं बन पाए हैं, जमीन वहां की तत्काल उपलब्ध करवाइए। सरकार वहां पे तत्काल ग्राम सचिवालय का निर्माण करके ऑप्टिकल फाइबर से उसे जोड़ेगी और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे गांव के लोगों को बैंकों में लाइन लगाने के लिए नहीं, बल्कि अपने गांव के अंदर ही ग्राम सचिवालय से ही अपना पैसा निकालने या पैसा जमा करने की सुविधा वहीं पर देने की बृहद कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और ग्राम पंचायत के लिए जहां पे ग्राम पंचायत भवन नहीं, वहां पे हमने एक ग्राम सचिवालय स्वीकृत कर दिया है। ये प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के अंतर्गत ये सुविधाएं हर एक ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराने की कार्रवाई तेजी के साथ चल रही है। हमें इन योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। इन योजनाओं का लाभ लेकर के हम लोग तमाम नौजवानों को रोजगार के साथ जोड़ करके, उन्हें आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान के साथ जोड़ करके गांव को भी स्वावलंबी बना सकते हैं। गांव में ही ढेर सारे योजनाएं चल
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शासन उत्तर प्रदेश सरकार की योजना आज देश के अंदर एक अभिनव योजना बन चुकी है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से गांव के जो हमारे हस्तशिल्पी थे, कारीगर थे, जो गांव की व्यवस्था को जिन्होंने कभी आत्मनिर्भर बनाया था, एक कालखंड में उन्हें उपेक्षित कर दिया गया। आज उन्हें फिर से ट्रेनिंग देने, उन्हें स्किल मिशन के साथ जोड़ने, उन्हें टूल किट उपलब्ध कराने और फिर उन्हें बैंकों से लोन देने की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। ये जितने भी कार्यक्रम हैं, ये कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक स्वावलंबी और समृद्ध भारत की परिकल्पना को साकार करना है तो गांव को समृद्ध करना पड़ेगा, गांव को आत्मनिर्भर करना पड़ेगा। और गांव को जो आत्मनिर्भर न बनने देने के मार्ग में सबसे बड़े घोड़े थे, वे लोग आज तमाम प्रकार की भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे लोकसभा चुनाव में हम जब आए थे बाबा के यहां प्रचार में, उस समय आपने देखा होगा कांग्रेस उस समय राफेल चिल्ला रही थी, और आज जब राफेल भारत के अंदर आ गया तो चीन भी थर्रा रहा है। यह है भारत की ताकत। यानी वे नहीं चाहते कि भारत सुरक्षा के मामले में, रक्षा उत्पादन के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो, और इसलिए भारत को बदनाम करने की उस समय साजिश रची जा रही थी, ठीक लोकसभा चुनाव के पहले। और यही कार्य आज फिर कर रहे हैं। किसान चिल्ला रहे हैं। किसानों का सबसे अधिक शोषण तो इन लोगों ने किया। किसान को कभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य इन लोगों ने नहीं दिया। किसानों को बिचौलियों से जकड़ करके सुविधाओं से वंचित करने का कार्य लोग करते रहे। और जब किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी ने संसद में बिल पास करके आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने और लागत का दुगना दाम देने के लिए 3 बिल संसद में पास करवाए, तो आज कांग्रेस और उसके सहयोगी दल मिलकर के किस प्रकार का हाइतोबा मचाए हुए हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए इस संसद में पारित होने वाले तीनों बिल किसानों की आमदनी को दुगना करने, किसानों को बिचौलियों से मुक्त करने, वन नेशन वन मार्केट की परिकल्पना को साकार करने, और किसान अपने उत्पाद को कहीं भी बेचेगा मंडी के बाहर, उस पर कोई मंडी शुल्क नहीं लगेगा, इस बात की गारंटी दे रहा है। लेकिन ये लोग जो अब तक बिचौलियों के कारण किसानों को जकड़ करके उन्हें लाभांश से वंचित करते थे, वे लोग चिल्लाहट मचा करके, गुमराह करके, अनावश्यक रूप से देश के माहौल को खराब करने का कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को तो, इन लोगों को तो, ये जो विपक्ष के नेतागण हैं, इन लोगों को तो इस बात पे बुरा लगता है कि कश्मीर से धारा 370 क्यों समाप्त हो गई। यानी इनकी राष्ट्रीयता पर और राष्ट्रभक्ति पर भी मुझे कभी कभी संदेह होता है, किस प्रकार की टिप्पणी ये लोग करते हैं। जब किसी बड़े माफिया के खिलाफ कार्रवाई होती है तब भी इन लोगों को बुरा लगता है। और इसी प्रकार से जब किसानों के हित में, मजदूरों के हित में, नौजवानों के हित में, महिलाओं के हित में सरकार कोई निर्णय लेती है, ये लोग कुछ न कुछ विघ्न बाधा पैदा करने का प्रयास करते हैं। और उस विघ्न और बाधा को दूर करने के लिए समाज को जागरूक होना पड़ेगा। और उस जागरूकता के ही क्रम में आज मुझे बागर मऊ में आप सबके बीच में आना पड़ा है। मैं आभारी हूं यहां के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का। उन्नाव का इसलिए भी, आपने विधानसभा अध्यक्ष दिए हैं, आपने यहां पर सांसद हमें दिए हैं, आपने यहां पर सभी विधायकों और सभी जनप्रतिनिधियों ने भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। यह स्वाभाविक रूप से सरकार का दायित्व बनता है। विकास से कहीं भी विकास से आपका यह जनपद वंचित नहीं होने पाएगा, यह आश्वासन देने के लिए आज मैं आपके पास फिर से आया हूं। जो भी प्रस्ताव शासन के पास आएंगे, शासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ उन कार्यक्रमों को संपन्न करके विकास को एक नए आयाम तक पहुंचा करके उन्नाव जिस विकास का हकदार था वह विकास उन्नाव तक मिलना ही चाहिए। ये मैं आपको आश्वासन देने के लिए आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मैं आप सबसे इस बारे में कहूंगा, केंद्र और प्रदेश सरकार
प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने, उसके जीवन को समृद्धशाली बनाने और भारत को सशक्त बनाने के लिए पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हम सबको मिलकर के इस अभियान का हिस्सा बनना चाहिए। तनिक भी उन भावनाओं में नहीं बहना चाहिए जो हमें कुछ निहित स्वार्थी तत्व बहकाने का प्रयास करते हैं। वे तमाम माध्यम हो सकते हैं, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। आज जो बेरोजगार है, जो कुछ दलाली चलती भी थी और सरकार ने बंद करवा दी है, तो स्वाभाविक रूप से कुछ तो करेगा, तो उसके पास गुमराह करने का और अनावश्यक रूप से माहौल खराब करने के अलावा कोई दूसरा माध्यम नहीं बचा है। हम एक अपनी ऊर्जा का उपयोग सकारात्मक दिशा में करें और सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग जिससे आपके गांव का, आपके विकास खंड का, आपकी तहसील का, आपकी विधानसभा का, आपके जनपद का विकास हो सके और विकास न केवल आपको बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी लाभान्वित करते हुए गौरवान्वित कर सके। इस दिशा में निरंतर चलने वाली विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य करने के लिए आज आपको आश्वस्त करने के लिए मैं यहां पर विशेष रूप से आया हूं। मैं इस अवसर पर विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी का, क्योंकि कोरोना कालखंड के दौरान मैंने उनको स्वयं कहा था, मैंने कहा अध्यक्ष जी आप कोरोना के दौरान कहीं निकलिएगा मत, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष निकलेंगे तो अन्य लोगों को रोकना मेरी दिक्कत होती है। और आज वे स्वयं भी इस मंच पर आए हैं। मैंने उनसे आग्रह किया था, मैंने कहा आप भी कार्यक्रम में रहेंगे, क्योंकि पूरे जनपद की योजनाओं का है और साक्षी जी महाराज भी बाहर थे। मैंने विशेष रूप से आग्रह करने के लिए कहा था कि साक्षी जी महाराज भी रहेंगे, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जी भी, हमारे सभी मान्य विधायक जो लगातार विकास के लिए भी यहाँ पर प्रयास करते ही हैं, साथ साथ यहाँ पर जनपद में जिन्होंने सेवा की एक अद्भुत मिसाल कोरोना कालखंड में प्रस्तुत की, मैं उन सभी संगठनों, संस्थाओं और नागरिकों का मैं अभिनंदन करूंगा जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर सेवा की एक अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की। और सचमुच भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तो अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की। उन्होंने उस समय कहा हमारे लिए सेवा ही संगठन है, यानी संगठन का मतलब सत्ता प्राप्त करना नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्लोगन ही बदल दिया, उन्होंने कह दिया हमारे लिए सेवा ही संगठन है और संगठन को सेवा के कार्य का नुकसान की चिंता नहीं थी। मैं देख रहा था हमारे कार्यकर्ता जब लॉकडाउन के दौरान आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे भारी संख्या में जब कामगार और श्रमिक आ रहे थे अपने अपने जनपदों के लिए, तो कोई कार्यकर्ता जो नंगे पैर चल रहे थे उनके पैरों में चप्पल पहनाने का कार्य कर रहे थे, कोई कार्यकर्ता गर्म पानी से उनके पैरों को धो रहा था, कोई भोजन का पैकेट उन्हें उपलब्ध करा रहा था, कोई दवा की व्यवस्था कर रही थी। अपनी स्वयं की परवाह किए बगैर सेवा को इस संगठन के रूप में ढालने का कार्य जिन कार्यकर्ताओं ने किया है उन सबका भी मैं अभिनंदन करता हूं। जनता जनार्दन का मैं अभिनंदन करता हूं जिन्होंने पूरे धैर्य के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर कोरोना की इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए अपना योगदान दिया है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करूंगा, अभी हमारे सामने आगामी 6 महीने, बहुत 6 महीने हमारे बीत चुके हैं, लेकिन अगले 6 महीने हमारे लिए अभी इसी प्रकार से चुनौतीपूर्ण बने रहेंगे। हम लोग 4 चरण के लॉकडाउन के बाद चौथे चरण के अनलॉक में है। हमें आर्थिक गतिविधियां जनजीवन को सामान्य बनाने के लिए चलानी पड़ रही है, ये चलाना भी पड़ेगा, लेकिन हमें सावधानी हर स्तर पर रखनी पड़ेगी, हर एक स्तर पर रखनी पड़ेगी, क्योंकि कोरोना का सबसे आम शिकार लापरवाही है। जो लापरवाह हुआ वो उसकी चपेट में आ जाएगा और इसलिए प्रयास होना चाहिए हर एक स्तर पर बचाव का। प्रधानमंत्री जी ने जो स्लोगन दिया 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, हम इसका पालन जरूर करें। अगर बीमारी आ जाती है
हम जांच करने में संकोच न करें। अगर कोविड पॉजिटिव आ जाता है और व्यक्ति पहले से ही किसी बीमारी की चपेट में है, कमजोर इम्यूनिटी का है, बुजुर्ग है, गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, तत्काल उन्हें हॉस्पिटल में चले जाना चाहिए। तत्काल हॉस्पिटल प्रशासन को सूचित करके हॉस्पिटल में चले जाएं और किन किन लोगों के संपर्क में वे थे उसकी जानकारी प्रशासन को उपलब्ध करवा दें। मुझे लगता है लड़ाई व्यक्ति की नहीं, देश की है। देश की लड़ाई का मतलब हर एक नागरिक की सहभागिता, और हम लोग प्रत्येक नागरिक को इसके प्रति जागरूक कर लेंगे। आगामी 6 महीने लगभग अभी पिछले एक सप्ताह से काफी अच्छे दिशा में हमारे पास सामने परिणाम आए हैं। जो मैंने आपको बताया है कि पिछले 6 महीनों के पिछले 8 दिनों के दौरान 15,000 मरीज कम हुए हैं। एक्टिव जो केस थे वे कम हुए हैं, क्योंकि तेजी के साथ सुधार हो रहा है और मरीजों की संख्या तेजी के साथ कम हो रही है। लेकिन इस सब के बावजूद सावधानी आवश्यक है। हम इसका पालन करते हुए अपने जितने भी हमारे आर्थिक गतिविधियां हैं, सामाजिक गतिविधियां हैं, राजनीतिक गतिविधियां हैं, इन गतिविधियों को उसके साथ जोड़ करके देखेंगे। ये मैं आप सबका आह्वान करूंगा। बागरमऊ विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कि भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपके साथ खड़ी है, जनपद उन्नाव के साथ खड़ी है, इस लोकसभा क्षेत्र के साथ खड़ी है। विकास में कहीं भी कोई उपेक्षा, कहीं भी किसी भी प्रकार से आपको कहीं कोई किसी भी स्तर पर विकास के पैमाने पर आप कहीं भी अपने को विकसित महसूस नहीं करेंगे। यही आश्वासन देते हुए मैं एक बार फिर से जिन महापुरुषों के नाम पर आज हम लोगों ने यहां पर नामकरण किए हैं, उनकी स्मृतियों को कोटि-कोटि नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि इन महापुरुषों की प्रेरणा हम सबको निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आशीर्वचन से सीट पर उपचुनाव होना है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी संबोधन किया।